Hello students, welcome to the EduExcel and e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. Here I am your chemistry mentor Mohammed Tullah. As you know very well that we have started a free course for you for JEE Mains, NEET, BTech, CET. So here we will discuss the new part of the mole concept of the chemistry. So before start, let me introduce myself. Myself, Mohammed Talak, your chemistry mentor. I am pursuing PhD from AMU. I have 9 year experience of teaching for JEE Mains and Advanced, and I am also ex Unacademy educator. तो ये हमारा जो अगला चैप्टर है वो ये अगला जो टॉपिक है वो पार्ट 6 है, जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा चल रहा है पार्ट चैप्टर नंबर 1 11th का, उसका ये पार्ट 6 है। और इस बार हम जो है इसमें 2-3 क्वेश्चन जेई मेंस के भी लेकर के आए हैं जो कि हमारे हो चुके हैं। हालांकि ये मैंने इसकी सीरीज अलग से अपलोड कर रखी है, उसमें ये हमारा ये हो चुका है। तो चैप्टर है कि 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू अ रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर 9.3 gram of aniline is subjected to reaction with excess of acetic anhydride to prepare acetanilide. The mass of acetanilide produced if the reaction is 100% completed is, तो हमको यहाँ पे हमको बताना मास ऑफ एसिटाइलाइड बताना है, ठीक है ना। तो ये आपका मोल्स कंसेप्ट से रिलेटेड आपका ये टॉपिक, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको दोनों के मोल्स निकालने, रिएक्टेंट है और जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट उसके, और दोनों को इक्वेट करके आपको मास निकाल लेना। यही मैंने कहा था कि कुछ भी दिया हो तो पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद उससे आपको जो चीज़ निकालनी हो, मास निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, नंबर्स निकालने हो, उसमें उसको कन्वर्ट कर लो। तो यानी कि अगर मैं कहूँ तो पहले हमको जो भी चीज़ दी होगी, अगर हमको यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास से हमको सीधा मोल्स निकालने हैं, और मोल से फिर हमको क्या पूछा, मास पूछा है, मास हमको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एनिलीन है हमारे पास, तो एनिलीन मतलब ये है कि ये रहा हमारे पास एनिलीन। थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक की जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ड्रॉपर होंगे तो आपको तो 11-12 आपको आता होगा। ये एमीन्स का जो चैप्टर है, एमीन्स जो चैप्टर उसके रिएक्शन है, एनिलीन है। इस एनिलीन की रिएक्शन आपको क्या करनी है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करनी, एक्सेस में रहेगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O और CH3 ये रहेगा। ये लोन पेयर जो है इसका अटैक करेगा इस तरह से, ये पाई बॉन्ड बाहर टूटेगा, फिर वापस आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक एसिटाइलाइड बनेगा इस तरह का, NH C डबल बॉन्ड O CH3, और ये रहेगा CH3COH, इस तरह से रहेगा। ये हमारा बना एसिटाइलाइड। अब कह रहा है कि 9.3 ग्राम ऑफ एलिन, इसका जो मास है वो 9.3 ग्राम है। ओके, एक्सेस में इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अब हमारा ये एक्सेस में है तो इसका मतलब लिमिटिंग रेट तो हमारा यही होगा, तो मास इसका जो है वही हम लेंगे। द मास ऑफ एसिटिनाइड प्रोड्यूस इफ द रिएक्शन 100% कंप्लीट। 100% कंप्लीट होने का मतलब है पूरी तरह से कंज्यूम हमारा हो गया है। तो यहाँ पे इसको हमको इसका मास निकालना कितना होगा, तो मास निकालने के लिए पहले हमको इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे एनिलीन के। तो मोल ऑफ एनिलीन, तो मास कितना 9.3 है। और अगर एनिलीन के अगर हम मोलर मास की बात करें तो देखो कितने कार्बन है इसमें, गिन लेते हैं इसके कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 6 इसके अंदर कार्बन है। एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 60 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7 इसके अंदर हाइड्रोजन है। और एन का कितना हो जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास 14 हो जाएगा। तो 7 4 11, 6 और 1 ये 7 और 1 8, कितना हो रहा है 12 पंजे 60, और आपका NH2 आपका, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, ठीक है, और हाइड्रोजन का 14, ठीक है। 7 4 11, 6 और 7 और 1 8, 81 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ओके, इसको मैं अपने फोन से कैलकुलेट कर रहा हूँ बस। 9.3 डिवाइड बाय 81, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.114 मोल। इतने मोल आ गए।
अब हमको यही मोल, जितने मोल यहाँ पे जब 1 मोल हम यूज कर रहे हैं तो 1 मोल हमको मिल रहा है, तो जितने मोल इसके कंज्यूम होंगे इतने ही मोल इसके हमारे बन रहे होंगे। तो हम यहाँ से बोलेंगे मोल ऑफ एनिलीन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ एसिटानिलाइड। ठीक है, तो मोल तो इसके दिए हुए हैं 0.114 और इसका हमको मास निकालना है, तो हम बोलेंगे मास अपॉन मोलर मास। अब इसका हमको मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास निकालने के लिए अगेन फिर से वही चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन इसके अंदर हैं, 7 कार्बन इसके अंदर हैं, 7 इंटू 12 84 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। ओके, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, 1 है तो 16 हो जाएगा, और नाइट्रोजन कितना इसका हो जाएगा 14। तो इनको ऐड कर दो, अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 19 और 4 23 23 कैरी 2, तो हमारे पास 8 10 और 2 12 123 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 123, यानी कि मास हमको निकालना है और यह आ जाएगा 123। इस 123 की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो मास हमारे मास ऑफ एसिटानिलाइड आ जाएगा 0.114 इंटू 123, ये रहेगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.114 इंटू 123, तो आ जाएगा आपका 14.022 ग्राम, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है आपका 10⁻⁻1 में, तो 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, हमको पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ को लेके जाएंगे। तो अगर हम कहें 14 और यहाँ पे इंटू 10⁻⁻1 करना है, इंटू 10⁻⁻1 करना है, या आप ऐसे करो कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट और यहाँ ले आए, यानी कि हो जाएगा 142 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, ये आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हमारा आगे आ जाएगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 142, ये वाला ले लेते हैं, ये आ जाएगा 140। ठीक है ना, ये चीज। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें सामने है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा अच्छा है, ये भी मोल से ही रिलेटेड है। इसमें है 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिट ऑन द प्लेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया। एरिया पे एक आपका जो है प्लेट है जिसका एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, उस पर जो है एक लेयर बिछाई गई है जो हमारे पास सिल्वर है, उसकी कितनी 0.05 सेंटीमीटर थिक, यानी कि उसकी जो हाइट है, जो उसकी मोटाई है वो कितनी 0.05 सेंटीमीटर। रिमेंबर दिस। अब क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपोजिट ऑन द प्लेट। तो उस वो जो बिछाई गई, मान लीजिए अगर ये हमारे पास कोई प्लेट है तो इस पर जो सिल्वर की कोटिंग की गई है उसकी जो थिकनेस है वो है हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर, और जो ये प्लेट है इसका जो एरिया है, इसका एरिया है हमारे पास 0.05 मीटर स्क्वायर। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिपोजिटेड ऑन द प्लेट कितने होंगे, ये हमको बताना है। और यहाँ पे डेंसिटी भी दी हुई है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वही चीज है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको अगर कुछ भी चीज दी हुई, यानी कि ये वॉल्यूम, ये आपको दिया हुआ एरिया और ये दिया हुआ है इसकी थिकनेस। ठीक है ना, अब यहाँ पे ना तो मास दिया हुआ है ना वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास मास है। देखो ये रहा इसका लेंथ, ये रही उसकी विड्थ, और यहाँ पे जो थिकनेस है, जो ऊंचाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा थिकनेस, और जो हमारे पास एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 0.05 सेंटीमीटर इंटू 0.05। अब हम देखते, ये चीज आता है कि सर हम सेंटीमीटर को मीटर में करें या मीटर को सेंटीमीटर में करें, तो देखेंगे हम यहाँ से जो डेंसिटी दी हुई है वो हमको सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, इसका मतलब हमको ये सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर में इसको हम रखेंगे, और यहाँ पे 0.05 इंटू 10⁻, अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं इसको, तो अगर हम मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई हम करते हैं 10⁻²।
ठीक है। अभी स्क्वायर है तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻4, तो 5 पंजे 25, 25 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 ये आ जाएगा, और इंटू 10⁻4 दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको ml भी हम बोल सकते हैं। अभी आ गया, अब इस वॉल्यूम को हमको मास में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मास में, क्योंकि हमको मोल्स जो है ये वॉल्यूम जो है लिक्विड का हम मान सकते हैं, ये सॉरी जो हमारे पास जो सॉलिड का एरिया, हाइट है, विड्थ है, ये सब है, इसका ये वॉल्यूम है, किसी गैस का ये वॉल्यूम नहीं है, तो हम वॉल्यूम में मोल्स वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, हमें इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके अब मास में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, V इज इक्वल्स टू सॉरी क्या होता है हमारे पास मास होता है m इज इक्वल्स टू V इंटू डी। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है हमको 25 और डेंसिटी दी हुई है हमको 7.9, ठीक है। इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 25 इंटू 7.9, ये आएगा 197.5 ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये मास आपको ग्राम में मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको मास मिल गया, आ गया मास। अब इस मास से क्या करना है, आपको निकालने हैं मोल, और इस मोल से आपको निकालने नंबर ऑफ एटम्स। बात ठीक है ना, ये चीज है। तो वही चीज है कि सिंपल सा पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मास तो हमको दिया 197.5, ओके। और कह रहा है कि सिल्वर है हमारे पास, जब सिल्वर है तो सिल्वर का जो एटॉमिक मास कितना होता है 108, ये रहेगा। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसी को डिवाइड 108, तो ये आ जाएगा 1.828, ये आ जाएगा 1.828, या इतने मोल इसके आ जाएंगे। अब इस मोल को हमको नंबर में चेंज करना है, तो मोल का एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। या अगर इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दें, क्योंकि हमको इसमें हमको वैल्यू निकालनी है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये हमारे पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आइटम हमको निकालने हैं, वो आ जाएगा मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1.828 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो एज इट इज रहेगा, इससे हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको 10⁻23 में हमको निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं इसको, 1.828 ओके इंटू 6.022, तो आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा? 11 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। इतने नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जेईई मेंस का ही है, और वो बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसका क्वेश्चन है। जो मिक्सचर हमारा चल रहा था उसमें हम किसी जो वो था मिक्सचर का, किसी एक मिक्सचर में किसी एक कंपाउंड में किसी एटम या एलिमेंट का हमको मास निकालना होता था, तो ये उसी से रिलेटेड हमारा एक ये क्वेश्चन है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट वेट 2.2 gram is ignited to constant weight of 1.152 gram. The composition of the mixture, तो हमको देखो कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि हमको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। शो हो रहा होगा यहाँ पे है 1.187, ये हमारे पास है 1.187 कैल्शियम कार्बोनेट और 1.023 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऐसी है 1.023 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 1.023 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। आगे है 1.187 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 1.187 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। आगे दिया 1.023 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 1.187 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमको बताना कौन सा होगा। तो देखो हमको एक मिक्सचर दिया हुआ है, पहले कहानी को समझो। हमको एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है
और साथ में हमारे पास जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका जो कंबाइंड वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.21 ग्राम दिया हुआ है। रिमेंबर दिस, इन्होंने अलग अलग कुछ नहीं कहा है कि किसका क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसका क्या होगा, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं कहा है। तो आपको इसी चीज का जो है ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसी को हमको करना होगा। आगे बोल रहा है कि इसको जब कांस्टेंट हमने हीट किया, इग्निटेड किया, तो इससे क्या हमको मिल गया, जो ऐश हमको मिला वो 1.152 ग्राम का ऐश हमको मिला। कांस्टेंट हीट करने के बाद इस मिक्सचर को जब कांस्टेंट हीट किया तो हमको 1.152 ग्राम का हीट मिला। कैसे, इस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको जब हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो कि सॉलिड होगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि गैस होगी। ऐसे हमारे पास हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है, और MgCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये रहेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जो कंबाइंडली हमने क्या बोला 2.21 ग्राम, और जब आपने इसको हीट किया तो इसका एक कंपोजिशन हमको मिला जो बच गया सॉलिड फॉर्म में 1.152 ग्राम हमको ये चीज मिली है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमको क्या है, हमको मानना पड़ेगा लेट, क्योंकि हमारे पास जो ये दिया हुआ है पूरा का पूरा मिक्सचर दिया हुआ है, इस वजह से हमको मानना पड़ेगा कि लेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो कितना है, वो दिया हुआ है हमको x ग्राम, हमने मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वो कितना है, वो देखो जो ओवरऑल कितना है 2.21 माइनस x ग्राम, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, तो देखो अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बर्न हो रहा है, जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के बर्न हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, उतने ही मोल क्या कैल्शियम ऑक्साइड के बन रहे हैं। तो हम बोलेंगे मोल मोल ऑफ CaCO3 डिकम्पोज इज इक्वल्स टू मोल ऑफ व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO फॉर्म्ड, ये हमारे यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे होंगे। ओके ओके, ऐसे ही हमारे पास अगर मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालें तो हमारे पास मोल का क्या होता है फॉर्मूला, मोल होता है हमारे पास मास अपॉन मोलर मास। अब मास हमने माना है कैल्शियम कार्बोनेट का वह x, और अगर मोलर मास की बात करें तो मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है हमको 100 ग्राम पर मोल, कितना दिया 100 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ओके, अब हम बोलेंगे मोल मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे, ये हमको निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसका मास निकालना होगा। देखो अब ये जिसके मोल दिए हुए हैं, तो अगर मैं कहूँ मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोलर मास की अगर मैं बात करूं तो CaO इसका होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ जाएगा 56, तो कितना आ जाएगा 56। तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल दूंगा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन 100 इंटू 56। एक चीज तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी, एक चीज ये आ गई। दूसरी चीज सेम चीज हमको क्या करनी है, ये जो है दूसरी चीज जो है वो हमको मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए भी ऐसी चीज हमको निकालनी है। तो हम बोलेंगे, थोड़ा सा पेन थोड़ा बारीक कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। तो मैं कहूंगा कि मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 फॉर्म्ड, सॉरी डिकम्पोज्ड, इज इक्वल्स टू मोल ऑफ MgO फॉर्म्ड, ये रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास, यहाँ पे 2.21 कितना लिया हमने यहाँ पे 2.21, 2.21 माइनस x अपॉन इसका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मोलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 84 ग्राम पर मोल, इज इक्वल्स टू मास ऑफ MgO अपॉन मान MgO का
कितना हो जाएगा मोलर मास MgO इसका होता है 24 + 16, कितना आ जाएगा 6 4 10 3 और 1 4 40 आ जाएगा। तो मैं बोल दूंगा मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा हमारे पास 2.21 माइनस एक्स अपॉन 84 इंटू 40, ये रहेगा इतना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो एक्चुअल मास है उस पे आते हैं हम जरा। देखो अब मैं कहूंगा कि जो टोटल मास है वो हमारे पास कितना है 2.21 और ये इक्वल है इन दोनों के सम के, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास आता है ये वाला x अपॉन 100 इंटू 5, ये रहेगा प्लस 2.21 अपॉन 84 और यहाँ पे माइनस x इंटू 40, ये रहेगा इस तरह से इन दोनों का समय। यहां से हमको x की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि x का मतलब है हमको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लेना है। तो मैंने ये किया हुआ है, एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ। ओके तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 1.186 ग्राम। कितनी आएगी 1.186 ग्राम। ओके और यहाँ पे अगर ये एक x की वैल्यू है, इसमें अगर हम x की वैल्यू रखते हैं यानी कि ये जो मास आया ये आया हमारे पास 1.186 ग्राम किसका है कैल्शियम कार्बोनेट का आ गया। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर हमको निकालते हैं तो 2.21 माइनस 1.180 1.186 ये हमारे पास ग्राम में है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 2.21 माइनस 1.186, एक मिनट 2.21 माइनस 1.186 तो ये आ जाएगा आपका 1.024 ग्राम। मैग्नीशियम कार्बोनेट का इतना आ गया। अगर हम देखें तो 1.187 तो कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है, 6 या 7 एक ही बात है, हल्का फुल्का पॉइंट में फर्क हो जाएगा। और 1.024 1.023 हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का दिया हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पेज खाली है, ओके। हाँ ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था आप लोगों से कि इसको करना ट्राई करना, आप लोगों ने किया होगा। तो इस पे हम बात करते हैं। कह रहा है कि बोरोन एग्जिस्ट इन अ नेचर इन फॉर्म ऑफ B10 एंड B11 इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरोन if atomic mass of boron is 10.8 AMU then the mole percent of B10 and B11 in mixture will be, क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है तो बहुत आसान है। पहली बात तो हमको बोरोन है, तो बोरोन के आइसोटोप्स हम जो बोरोन का जो आपका एटॉमिक मास है 10.8 AMU, इसके दो आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप है हमारे पास B10 और दूसरा आइसोटोप है हमारे पास B11, ये रहेगा इस तरह से। ओके तो यहाँ पे जो इसका मोल दिया हुआ है मोल परसेंट हमको निकालना है। तो अगर हम देखें तो मोल परसेंट अगर हमको निकालना है तो इसका हाँ हम मान लेंगे x है, इसके मोल इसका है 100 माइनस x, ऐसे करके हम इसके मोल परसेंट मान लेंगे। मोल परसेंट हमने इसका मान लिया। तो अगर हमको क्या निकालना है देन द मोल परसेंट ऑफ द, हमारे पास जो मोलर मास का जो एवरेज आता है वो क्या होता है एम एवरेज। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हमको जो पिछला फॉर्मूला हम यूज किया तो हम कहेंगे यहाँ पे मास एटॉमिक मास ऑफ बोरोन कितना 10.8 इजिकल्स टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स और ओवरऑल जो मोल हो जाएंगे हमारे पास जो मोल परसेंट हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ एम एवरेज वो होता है हमारे पास m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मोल, इस तरह से। यानी कि इसका फॉर्मूला ऐसे था टोटल मास अपॉन टोटल मोल, ये वाला था हमारे पास।
तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमको अगर मिल जाती है तो हमको क्या है, यहाँ से हमको मोल परसेंट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो 1080 हो जाएगा, 1080, और ये आ जाएगा 10x प्लस 1100 माइनस 11x। 10x से 11x गया तो बचेगा -x, और प्लस 1100 से आपका बच जाएगा 1080, तो ये बच जाएगा यहाँ पे -20 इज इक्वल्स टू -x। x से x जाएगा तो x बचेगा हमारे पास 20%। कितना बच गया? 20%, ये रहेगा हमारे पास। ओके अब हमारे पास अगर अगर हमारे पास मोल ये है किसका, x हमने माना इसका है, और ये कितना है हमारे पास, ये है B10 का। अब हमको B11 का निकालना है, तो हम बोलेंगे 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 80%। तो मोल परसेंट इसका आया हमारे पास 20%, और इसका आया हमारे पास, इसका आया बोरोन 11 का 80%। ये हमारे पास है इस तरह से। ओके आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है नहीं, फिर से अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और यह है एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसेस मिक्सचर। तो देखो एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की सारी गैसेस हैं। तो वो जो गैसेस होती है उनके मिक्सचर को वो हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक होता है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। तो एटमॉस्फेयर में O2 भी होता है, N2 भी होता है, नहीं गलत हो गया अब, ठीक है। तो उसमें N2 भी होती है, O2 भी, CO2 भी, CO भी, SO2 भी, SO3 भी होती है, बहुत सारी गैसेस इसके अंदर होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें हमको निकालना होता है कि अगर किसी में 3-4 गैसेस, उनका एवरेज मोलर मास कितना होगा। अलग अलग रेशियो में होती है गैसेस, सबका रेशियो इक्वल नहीं होता, आप जानते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है, N2 कितना होता है, तो इन सब का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में अलग अलग होता है। तो इसी को हम देखते हैं कि फिर इसका एवरेज मोलर मास हमारे पास इसका कितना होगा, यही चीज हमको यहाँ पे निकालनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर। फिर से वही वाला है जो पीछे हमने किया था, अब ये भी जो किया बिल्कुल सेम वही चीज है। यहाँ पे हमको मास निकालना है, और यहाँ पे हमको टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर ये हमको दिया होगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास गैसेस मिक्सचर ए, हमारे पास गैसेस मिक्सचर है जिसमें 2 गैस है हमने माना, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। अब उसका जो मोलर मास की बात करें तो मोलर मास हमारे पास इसका m1 है, और इसका जो मोलर मास है हमारे पास m2 है। ओके यहाँ पे इसके मोल की बात करें तो हमने माना इसके जो मोल होंगे वो होंगे n1, और इसके जो मोल होंगे बी के वो हो जाएंगे n2। तो यहाँ पे जो मास हमारे पास आ जाएगा, मोल से आपका जो मोलर मास और मोल से हमारा जो मास मिलेगा वो मिलेगा m1 n1। और ये मिलेगा कैसे, ये बात आपको पता है कि अगर हम बोल दें कि मोल क्या होता है, मोल होता है हमारे पास मास अपॉन मोलर मास। ओके तो मोल होगा हमारे पास n, मास होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने माना m। ओके और सॉरी, अगर हम इसको मास ही बोल दें ऐसे करके, तो जो मोलर मास हमने बोला m, तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा m इंटू n, m इंटू एन। तो यहाँ पे जो हमने मास निकाला है वो ये m इंटू एन है। अगर हमने इसकी वैल्यू को 1 1 बोल दिया तो ये हमारे पास ये 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 2 बोल दिया तो ये हमारे पास 2 2 हो जाएगा। ये चीज हमारे पास रहेगी इस तरह से। तो m1 रहेगा, n1 रहेगा, m2 रहेगा, n2 रहेगा, ये हमारे पास मास हो जाएगा। और इसी को जब हम इसका एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे तो m1 n1 यानी कि टोटल मास जो हम बोल रहे थे ना m एवरेज, वो कितना है, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर। तो यही चीज है m1 n1 प्लस m2 n2। और एक दो से ज्यादा गैसेस होती हैं तो वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, m3 n3 m4 n4, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा n3 n4 n5, इस तरह से रहेगा, ये चीज रहेगी हमारे साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। जैसे कि हमारे पास एयर है, जैसे कि हमारे पास एयर है, एयर में हमारे पास ऑक्सीजन भी होती है, N2 भी होती है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जो मोलर मास है, जो हमारे पास जो अमाउंट दिया हुआ वो है 20%।
ओके, जो इसका मोल रेशियो दिया हुआ है वो 20% है, इसका हमको दिया हुआ 80%। तो अगेन वही जो हम इसका मोलर मास जो एवरेज निकालेंगे, उसमें इसका जो मोलर मास है वो है हमारे पास 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32, और N2 का कितना होता है, एक का होता है 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28, ये रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 32 इंटू 20 और 28 इंटू 80, ये हमारे पास इसका मोलर मास जो टोटल मोल्स है उनका सम हो जाएगा, तो आ जाएगा 28.8 ग्राम पर ml, ये हमारे पास ग्राम पर मोल रहेगा इस तरह से। तो ये इसका जो और जो हम कहेंगे, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर दोनों का जो एवरेज मोलर मास निकल के आया है वो इतना निकल के आया है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में होने के बाद। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एम एवरेज ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड O2 इन 2:1 मोल रेशियो। मोल रेशियो में है तो हमें क्या है, इसका एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा SO2 और O2 का। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है SO2। SO2 के अगर मैं मोलर मास की बात करूं, SO2 की, तो जो सल्फर होता है इसका होता है हमारे पास 32 और 16 इसका भी होता है 32, कितना आ जाएगा 64। और अगर मैं O2 की बात करूं इसी की, तो हमारे पास आता है 32, 16, हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 32, ये रहेगा। अब ये जो मोल रेशियो है, मोल रेशियो मतलब n, अगर हम n एस मोल SO2 की बात करें और मोल O2 की बात करें, तो हमारे पास आता है 2:1, ये रहेगा इस तरह से 2:1 रहेगा। तो यहाँ पे जो m एवरेज हमारे पास आता है वो आ जाएगा हमारे पास M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो m एवरेज हमारे पास आ जाएगा वो रहेगा, M1 हमारे पास कितना है, M1 है हमारे पास, ये हमने मान लिया M1 है, और ये हमने माना कि ये है हमारे पास M2, तो M1 रहेगा हमारे पास 64 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 64, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 1 और आपका 32 अपॉन 3, तो हमारे पास 8 और 2 10, 3 और 2 5, और एक ये हमारे पास ये आ जाएगा, तो 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, उस चीज का ध्यान रखिए, यह है एवरेज मोलर मास। अगर एवरेज मोलर मास दोनों के मोलर मास के एवरेज के इक्वल आ जाता है तो वो दोनों गैसेस एक दूसरे के इक्वल रेशियो में होंगे, यानी कि 1:1 या 50:50 के रेशियो में होंगे। जैसे हमारे पास SO2 प्लस O2 अपॉन 2, इसका अगर मैं एवरेज लेता हूं तो SO2 का कितना है 64, ओके, और O2 का कितना है हमारे पास 32, और कितनी गैस है, ये दो है, 4 और 2 6, 3 9, और आपका जो बच जाएगा 64 32, ओके, तो इतना नहीं आ रहा हमारे पास, तो 2 चौक 8, 2 8 16, तो 48 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसे आ रहा है फिर ये, तो इसका मतलब ये दोनों का जो रेशियो अलग होना चाहिए, SO2 16 और S का कितना होगा 64, SO2 है और O2 है, 2:1 रेशियो में, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ये हमारे पास इसका इसका क्या मतलब, इसका मतलब अलग अलग रेशियो होगा इनका। खैर आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं उसको भी, अगली उसमें आएगा गैस में, शायद चेक करते हैं, इसमें हो सकता आ जाए। इसमें हमारे पास है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ अ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग NO एंड NO2, ठीक है, ये हमारे पास है NO एंड NO2 whose एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास हमारे पास कितना है 38 है। अगर ये 38 है तो हम इसका मोल रेशियो हम निकाल सकते हैं। पहले हम चेक करें, जो मैंने पिछले वाले बताया कि अगर किसी का एवरेज मोलर मास, किसी का एवरेज मोलर मास उन दोनों के मोलर मास के एवरेज के इक्वल आ जाता है तो वो इक्वल रेशियो में होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कितना आ रहा है 32 आ रहा है, 38 आ रहा है, इसका जो M एवरेज आ रहा है, जो M एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 38 आ रहा है। हमारे पास NO है, NO का अगर हम मास निकालें, तो अगर हम NO का मोलर मास निकालते हैं तो 14 प्लस 16, 6 और 4 10, 3, ये आ जाएगा 30, और NO2 का हमारे पास क्या आ जाएगा 14 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 4 2 6, 3 और 1 4, 46, इन दोनों को जोड़ दो, NO प्लस NO2 अपॉन 2, इसका एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 30 प्लस 46 अपॉन 2,
तो 6 और 4 4 और 3 7 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 3 6 2 3 7, कितना आ रहा है 38। तो इसका मतलब जो इसका जो मोलर कंपोजिशन होगा, जो मोलर कंपोजिशन होगा वो आपका 1:1 रेशियो में होगा या 50:50 के रेशियो में होगा, इस तरह से रहेगा। ये चीज हो जाएगी। चाहो तो आप चेक कर लो। हमारे पास M1 जो M एवरेज होता है वो कितना होगा, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन टोटल मोल, यानी कि टोटल मोल जो भी होंगे हमारे पास। तो अब हमको ये तो चीज हमको निकालना है। अगर मैं इसके मोल मान लो x है तो इसके मोल आ जाएंगे 100 माइनस x, और ये हमारे पास रहेगा 38। और M1 हमारा, अगर ये हमारे पास M1 है और ये हमारे पास M2 है, तो M1 हमारे पास है 30 और ये हमारे पास N1 कितना है, इसके मोल हमने मान के चले x है, इसके हमने माने इसके हमने माने x है, और प्लस M2 कितना है इसका 64 है, कितना है 64, और इनटू वो कितना हमारे पास 100 माइनस x ये रहेगा, और टोटल मोल हमारे पास कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 50। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना, ये चीज हो जाएगी हमारी। ओके, जब यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का मोलर एवरेज मोलर मास उसके मोलर दोनों गैसेस के मोलर मास के एवरेज के इक्वल आ जाता है, तो उनका जो मोलर कंपोजिशन होगा वो आपका 1:1 के रेशियो में होगा। ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखो हमारे पास एक है नया टॉपिक। अगेन अभी छोटे छोटे टॉपिक है, उसके बाद हम लेंगे टॉपिक आएंगे हमारे बड़े बड़े। जैसे मास परसेंट की बात करें तो मास परसेंट में क्या है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है, और आपसे पूछा जाए कि कार्बन का मास कितना हो, कार्बन का मास परसेंट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100। टोटल मास मतलब पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का मास, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से ये चीज हो जाएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे लिया, जैसे कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें NO है और NO2 है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और इसका मास है हमारे पास 1 × 30 ग्राम और 1 × 46 ग्राम। ठीक है, तो हमसे पूछा है, अगर हमसे पूछा जाए किसी एक का, हमसे पूछा जाए कि इसका मास परसेंट बताओ कितना होगा, NO का मास परसेंट बताओ, तो मैं बोलूंगा कि मास परसेंट ऑफ NO इज इक्वल टू मास ऑफ NO कितना है 30 ग्राम अपॉन टोटल मास। अगर हम टोटल मोल की बात करें तो हमारे पास कहाँ है, टोटल मास तो दिया नहीं है इसमें, हाँ ये दिया हुआ, सॉरी है तो दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है मास, ये दिया हुआ है कितना 30 और 46, 30 + 46 ये आ जाएगा हमारे पास 30 अपॉन 76, ये हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए मास परसेंट ऑफ क्या है हमारे पास NO2, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना दिया हुआ है इसका 46, और जो टोटल मास है 30 और 46 कितना होगा 76, ये आ जाएगा हमारे पास इनटू 100, ये रहेगा इस तरह से। यानी किसी एक का मास परसेंट निकालना तो उसका ऊपर रख दो, और टोटल मास जो कंपाउंड का है वो रख दो नीचे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज रहेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 and O2 हैविंग एवरेज मोलर मास इज दिस। अगर हमारे पास मोलर मास इतना है तो हमको क्या है इसका मास परसेंट निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कल से। आज के लिए इतना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम YouTube पर जेई मेंस और नीट और CUET और आपका AMU BTech इन सब के लिए हम यहाँ पे फ्री कोर्स आपके लिए डाल रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच।